गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बजट 2013 आ चुका है और बजट के में क्या क्या खास है, खास चेंजेस हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं आज। हालांकि बजट आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन जो कुछ समझ में आया मेरे को बजट के माध्यम से, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो चेंज है वो चेंज है रूरल लैंड की डेफिनेशन में। सेक्शन 1 सेम है, सेक्शन 2 में जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसकी डेफिनेशन में चेंज किया गया है। वो चेंज इस तरह किया गया है कि कोई भी रूरल लैंड जो किसी भी ऐसे विलेज या ऐसे म्युनिसिपल एरिया जिसमें 10,000 तक पॉपुलेशन है, उससे 2 किलोमीटर दूर, और जो 10,000 से 1 लाख म्युनिसिपलिटी वाला एरिया है तो उससे 6 किलोमीटर दूर है, और यदि वो 1 लाख से ज़्यादा वाला म्युनिसिपल एरिया है उससे 8 किलोमीटर दूर है। ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होती हों तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। अब ये जो है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट के अंदर, कि जो एरियल रूट से 2 किलोमीटर, एरियल रूट से 6 किलोमीटर, एरियल रूट से 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 10,000 वाले इनहेबिटेड एरिया से, म्युनिसिपलिटी से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, 6 किलोमीटर फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, और 8 किलोमीटर यदि पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख। ऐसे एरिया को वी विल कॉल रूरल लैंड, and this 2 kilometers, 6 kilometers and 8 kilometers will be measured by aerial route. एक सेकंड चेंज है, जैसा कि आपको बताया था कि 1010D में 2012 फाइनेंस एक्ट में चेंज किया था, जिसके अंदर जो 20% 80C के अंदर जो LIC के प्रीमियम की जो रेस्ट्रिक्शंस थी कि जो LIC प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, और उसको घटा के 10% कर दिया गया था। उसी में एक और चेंज किया है कि जो 80U से सफ़र होने वाले लोग हैं उनके लिए ये अगेन 10 से बढ़ा के 15% कर दिया गया। पहले 20 से 10 किया गया 2012 में, वो 20 से 10 ही रहेगा, लेकिन कुछ पर्सन्स जो उन डिसीजन से जो 80U या 80D में दी हुई हैं उनसे इन्फ्लिक्टेड हैं, तो उनके लिए ये 15% कर दिया गया। बाकी और कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। 1023 के अंदर वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन में चेंज किया गया है, उस पर क्योंकि वो सेवी के हिसाब से किया गया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चेंजेस किए गए हैं 10 सबसेक्शन 34A में एंड 10 सबसेक्शन 35A में। जो एक मेजर चेंज किया गया है कि बहुत पुराना कंसेप्ट जो हम पढ़ा करते थे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32AC, वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस दोबारा ला दिया गया है, लेकिन अब ये केवल कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी बड़ी कंपनियों के लिए, क्योंकि ये कंपनीज उनके लिए एप्लीकेबल है जो 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करती हैं 2013 के बाद, यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के अंदर। केवल उन्हीं लोगों को ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। इसमें जो खास बात है कि आपको अब रिजर्व क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा यदि आप इतना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो और इसको 5 साल के लिए लॉक इन करते हो, यानी वो मशीनरी 5 साल तक आप बेचते नहीं हो। यदि 5 साल से पहले बेचेंगे तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है वो तो लगेगा ही, साथ में जितना आपको
इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट मिल चुका है, वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपका बिजनेस इनकम में जुड़ जाएगा उस साल की जिस साल आप बेचेंगे। तो ये जो आपको 32AC के अंदर 15% का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये 2014-15 तक ही है। लगता है बाद में इलेक्शन होंगे, नई सरकार है, सरकार ने केवल इसी पीरियड के लिए किया है, शायद इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट, जीडीपी ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत नेगेटिव हो चुका था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा था। लेकिन इसके अंदर जिस तरह पुराने एक्ट में थी, पुराने इन्वेस्टमेंट अलाउंस में थी, उसी तरह की कुछ कंडीशंस इसके अंदर हैं 32AC सब सेक्शन 4 के अंदर, कि ये जो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी या न्यू शिप पे मिलेगा। कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी होगी या सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी होगी, उस पर ये नहीं मिलेगा। ओके, व्हीकल्स पे ये नहीं मिलेगा, कंप्यूटर पर ये नहीं मिलेगा, और जिन पर 100% डिडक्शंस मिलता है उन पर ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। यदि आप 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, उन आइटम पर ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक चेंज जो किया, आपको पता है कि बैड डेट्स के केस में कैथोलिक सीरियन बैंक का बड़ा प्रसिद्ध केस था, बहुत फेमस केस था सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद से उस केस के अंदर जो डिसीजन लिए गए थे उनको नलिफाइड करने के लिए नया सेक्शन 36(1), 7A एंड 36(2)(7) बैड डेट्स के ये जो नए प्रोविजंस ला दिए गए हैं। तो अब हमारे को कैथोलिक सीरियन बैंक के हिसाब से बैड डेट्स का फायदा नहीं मिल पाएगा। ओके, उसके अलावा आपको जो जिस तरह STT लगाया था शेयर्स पे, इसी तरह कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% लगा दिया ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। और ये जो कमोडिटी ट्रांजैक्शंस की जितनी भी ब्रोकरेज होगी, इस पर 0.1% CTT लगेगा अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1(16). और जो खास बात यह है कि अब जो डेरिवेटिव की इनकम है वो स्पेकुलेटिव इनकम ना मान के बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब जो सबसे खतरनाक सेक्शन है, जैसे सेक्शन 43CA, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ध्यान रखना है। नोएडा, गुड़गांव, NCR में सब तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रियल एस्टेट एजेंट्स फ्लैट्स बुक करा रहे हैं और बिल्डर्स फ्लैट बेच रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें बिल्डर्स को भी नुकसान है, बिल्डर्स को इनकम टैक्स के हिसाब से। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? देखना यह है, अभी तक हमने सेक्शन 50C देखा था। उस 50C के अंदर ये था कि यदि कोई अपना हाउस, बिल्डिंग, प्लांट कुछ ही बेचता है तो कंसीडरेशन वो माना जाएगा जो स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से है या एक्चुअल कंसीडरेशन है, विच एवर इज हायर। यदि एक्चुअल कंसीडरेशन इज लेस देन द कंसीडरेशन विल बी डीम्ड एज एट स्टैम्प वैल्यू। लेकिन बिल्डर्स के फ्लैट में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी और ये रहता था कि जिस दिन बुकिंग हुई उस डेट की स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन अब लॉ के अंदर चेंज कर दिया है, बिल्डर्स के लिए बहुत दिक्कत वाला काम किया है कि जिस डेट को एक्चुअल रजिस्ट्री होगी या जिस डेट को एग्रीमेंट होगा, उस डेट को जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ या जिस डेट को उस डेट को माना जाएगा, क्या माना जाएगा? उस डेट को रजिस्ट्री जिस डेट को हुई उस डेट का स्टाम्प वैल्यू की जो रजिस्ट्री की जो वैल्यू है वो ही वैल्यू सेल वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ द इनकम टैक्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ द सेल्स कंसीडरेशन।
लेकिन अगर एग्रीमेंट होने से पहले पार्ट कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड तो एग्रीमेंट की डेट मानी जा सकती है। इसमें बहुत डिस्प्यूट है कि कंसीडरेशन पूरा और पार्ट किसको माना जाएगा या किसको नहीं माना जाएगा, लेकिन ये सेक्शन बहुत ही दिक्कत तलब है दोनों के लिए, क्योंकि सेक्शन 56(2)(7) के अंदर वो गिफ्ट भी माना जाएगा फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। एसी चल रहा था रात भर, एसी बंद नहीं किए थे आप? ठीक बंद कर दे। इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन एडुकेट मानी जाएगी। ओके, तो ये जो 43C है ये बड़ा ही डिफिकल्ट और क्वेश्चन है। अब डेट ऑफ एग्रीमेंट में जो डिस्प्यूट रहेगा और इसमें कोई बैक डेट में डिस्प्यूट ना कर दे, तो इसलिए ये भी कहा गया है कि जो कंसीडरेशन है डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले वो अकाउंट पे चेक के थ्रू ही आना चाहिए, ओनली देन वो कंसीडरेशन माना जाएगा, ओनली देन एग्रीमेंट वाली वैल्यू की डेट को स्टाम्प वैल्यू मानी जाएगी। अदरवाइज जो स्टाम्प वैल्यू जिस दिन रजिस्ट्री की डेट की होगी उस डेट को कंसीडरेशन माना जाएगा। ओके, तो इनकम टैक्स के अंदर बिल्डर्स के लिए एक और धक्का, एक और बिलो। वैसे इस प्रॉपर्टी की हालत आपको पता है क्या चल रही है, ऐसे टाइम पे TDS ऑलरेडी ला दिया गया है फॉर द सेल मोर देन 50 lakhs एंड देन दिस 43C है। तो बिल्डर्स को सब तरफ से घेरने की जो कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है हर मीटिंग के अंदर, हर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में, कि जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं उसमें काफी ब्लैक मनी का खेल होता है। नेक्स्ट 80D भी चेंज किया गया है। उसके अलावा 80CCG जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम थी, इसमें केवल एक नाम ही राजीव गांधी है, बाकी सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये स्कीम टोटली फ्लॉप रही। इसमें क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो उसने जिंदगी में आज तक कभी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो फर्स्ट टाइम कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो 25,000 रुपये तक का 50% और ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड अप टू 25,000 का डिडक्शन मिलता था। अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको बढ़ाने के बाद में क्या किया गया, अब इसको बढ़ाकर इक्विटी लिंक्ड फंड भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 लाख से लेकिन 12 लाख तक कर दी गई है। यानी जो जिसकी जो ये स्कीम केवल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल थी जिनकी इनकम 10 लाख से कम हो। अब 12 लाख की इनकम तक वाले भी इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट एक और लोहाना सेक्शन दिया गया 80E, जिसके अंदर कहा गया है कि यदि जो फर्स्ट टाइम 1/4/13 के बाद में यदि कोई हाउसिंग लोन लेता है 25 लाख से कम फॉर द फ्लैट जिसकी कीमत 40 लाख से कम है और वो अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, शेड्यूल बैंक, इन सब से लेता है, तो उसको जो 1.5 लाख की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर जो डिडक्शन मिलती थी वो और 1 लाख रुपए डिडक्शन मिलेगी 80EEE के अंदर, लेकिन वो तब मिलेगी जब उस पर कोई और हाउस ना हो, चाहे रेजिडेंशियल या सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेजिडेंशियल लेट आउट, ये कंडीशंस उसकी होनी चाहिए। ओनली देन ये मिलेगा। ये बिल्कुल यूजलेस सेक्शन है, ओनली ये दिखाने का सेक्शन है, असलियत में इससे बेनिफिट कोई खास मिलने वाला है नहीं। बाकी में आपको इसी तरह और आपके डिडक्शंस लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।